चीन ने अभी अभी 3i एटलस की कुछ ऐसी रेयर इमेजेस कैप्चर की हैं जिसने इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमारी अब तक की पूरी सोच को बदल कर रख दिया है। Tianwen-1 मार्स ऑर्बिटर द्वारा 3 अक्टूबर 2025 को ली गई ये फोटोज एक धुंधला इरेगुलर सा ऑब्जेक्ट दिखाती हैं जिसका कोर तो कॉम्पैक्ट है पर उसकी कोई कॉमेट्री पूंछ दिखाई नहीं देती। बर्फ और धूल की मध्यम चमक की जगह ये ऑब्जेक्ट रोशनी को तेज अनइवन फ्लैशेस में रिफ्लेक्ट कर रहा है जो पत्थर से ज्यादा मेटल जैसा लगता है। युगवचन की वीडियो में आपका स्वागत है। करीब 29 मिलियन किलोमीटर दूर से चीन के कैमरा ने एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड स्टेबल फॉर्म रिकॉर्ड किया है जो स्पेस में बहता जा रहा है। Meet 3i Atlas, the third interstellar object ever spotted by human beings through the Atlas program. This ancient wanderer, billions of years old, passed the closest to Mars on October the 3rd, and Chinese scientists captured several incredible snapshots. 正式拍摄之前，我们地面进行了 Before the official imaging, the ground team carried out a series of rehearsals. 2 days in advance, we conducted trial shots of 3i Atlas to both check its orbit and fine-tune Tianwen-1's high-resolution camera. After the test runs on October the 1st and 2nd, the orbiter captured the official images on October the 3rd. And 3i Atlas reached its closest point to Mars. Using data from the earlier tests, we perfectly optimized the camera to achieve the final stunning shots. एक ऐसी इमेज जिसने साइंटिस्ट को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ये तथाकथित विजिटर सच में नेचुरल है भी या नहीं। महीनों तक साइंटिफिक कम्युनिटी की बढ़ती दिलचस्पी और ऑनगोइंग ट्रैकिंग के बावजूद ना तो नासा ने और ना ही चीन ने 3i एटलस के बारे में कोई नई इन्फॉर्मेशन जारी की। फिर बिना किसी पहले संकेत के नासा ने 6 नवंबर को अनाउंस किया कि उसके इंस्ट्रूमेंट्स ने ऑब्जेक्ट की पूंछ में एक अनोमली डिटेक्ट की है जिसमें मोशन और ब्राइटनेस के ऐसे पैटर्न्स दिखे जो किसी जाने माने कॉमेट के व्यवहार से मेल नहीं खाते थे। अगले ही दिन चीन ने मार्स के पास अपने हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग कैमरा से ली गई 3i एटलस की पहली पब्लिकली अवेलेबल इमेजेस जारी कर दी और इस ऑब्जेक्ट को कॉमेट नहीं बल्कि एक विजिटर बताया। खामोशी का ये अचानक टूटना, अनाउंसमेंट्स की क्लोज टाइमिंग और इस्तेमाल की गई टर्मिनोलॉजी ने ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या ये महज एक साइंटिफिक कंपटीशन है या किसी ऐसी नई इन्फॉर्मेशन पर दी गई प्रतिक्रिया जिसने दोनों देशों को अब बोलने पर मजबूर कर दिया। नासा की नवंबर रिपोर्ट छोटी थी पर इसके इम्प्लीकेशंस बहुत बड़े थे। The comet-like visitor barely shines. At magnitude 6.7, it's dimmer than what most human beings can see with the naked eye, which tops out around magnitude 6. Fast and faint, that's a tricky combination. स्टेटमेंट के मुताबिक लॉन्ग रेंज स्पेक्ट्रोग्राफिक और फोटोमेट्रिक डेटा ने 3i एटलस की पूंछ में इरेगुलरिटीज दिखाई। आमतौर पर एक कॉमेट की पूंछ तब बनती है जब सोलर रेडिएशन जमी हुई गैसेस को गर्म करती है जिससे आउट गैसिंग जेट्स पैदा होते हैं जो धूल को न्यूक्लियस से दूर धकेलते हैं। ये जेट्स इसकी ब्राइटनेस और शेप में प्रिडिक्टेबल बदलाव लाते हैं। लेकिन 3i एटलस के मामले में ऐसा लग रहा था कि पूंछ की इंटेंसिटी सूर्य से दूरी या रोटेशनल फेज में बदलाव के बिना ही फ्लक्चुएट हो रही है। ये डेटा एक ऐसे मूवमेंट की तरफ इशारा कर रहा था जिसे सिर्फ सब्लिमेशन से पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था। नासा के अंदर और बाहर के रिसर्चर्स ने नोट किया कि इन फाइंडिंग्स ने एस्ट्रोफिजिसिस्ट अवी लोब के शुरुआती भविष्यवाणियों को कुछ क्रेडिबिलिटी दी है, जिन्होंने तर्क दिया था कि 3i एटलस पहले आए इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट ओमुआमुआ की तरह ही नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिखा रहा हो सकता है। लोब ने बताया था कि ट्रेजेक्ट्री में छोटे लेकिन मेजरेबल डिविएशंस इस बात का सिग्नल हो सकते हैं कि सोलर रेडिएशन एक ऐसे ऑब्जेक्ट पर काम कर रहा है जिसका सरफेस एरिया टू मास रेशियो बहुत ज्यादा है, यानी कि पत्थर या बर्फ के एक ठोस टुकड़े के बजाय एक बहुत पतली स्ट्रक्चर जैसे कोई सेल या पैनल। नासा ने अनोमली को स्वीकार तो किया लेकिन इस व्यू को खुलकर समर्थन करने से बची। लेकिन डेटा को कंफर्म करके एजेंसी ने इस डिस्कशन को प्रभावी ढंग से फिर से खोल दिया। नासा का टोन असामान्य रूप से कॉशियस था। रिपोर्ट में कोई इमेजरी या स्पेक्ट्रोग्राफिक प्लॉट्स शामिल नहीं थे, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट रीडिंग्स की एक समरी थी। इसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि किसी भी पक्के कंक्लूजन्स पर पहुंचने से पहले डेटा का फर्दर एनालिसिस जरूरी है। इसके बावजूद इस स्टेटमेंट का पब्लिश होना एक साफ शिफ्ट को दिखाता है। लगभग आधे साल तक 3i एटलस पर नासा की कम्युनिकेशन सिर्फ रूटीन पोजिशनल अपडेट्स तक ही सीमित थी। अचानक ये ऑब्जेक्ट फिर से हेडलाइंस में था, अपनी ट्रेजेक्ट्री की वजह से नहीं बल्कि अपने अनएक्सप्लेन्ड व्यवहार की वजह से।
एक दिन से भी कम समय बाद चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अपनी अनाउंसमेंट कर दी, जिसके साथ मार्स ऑर्बिटर पर लगे हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग कैमरा से ली गए 3i एटलस की 3 इमेजेस भी थी। हालांकि ये इमेजेस धुंधली और लो कॉन्ट्रास्ट थी, पर उन्होंने तुरंत दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। ऑब्जेक्ट का शेप इरेग्युलर लग रहा था, उसकी रिफ्लेक्टिविटी एसिमेट्रिक थी और एक कॉमेट के न्यूक्लियस के चारों ओर दिखने वाला डिफ्यूज हेलो गायब था। कुछ एनालिस्ट्स ने इन रिफ्लेक्शंस को स्पेक्युलर यानी मिरर लाइक बताया, ना कि धूल भरी बर्फ के होने वाली स्कैटर्ड चमक। इसके साथ आया स्टेटमेंट भी उतना ही इंटरेस्टिंग था जितनी कि इमेजेस। इसने ऑब्जेक्ट को इंटरस्टेलर स्पेस से आया एक विजिटर बताया और कॉमेट या एस्टेरॉयड जैसे आम क्लासिफिकेशन टर्म से बचा। चाइनीज साइंटिस्ट ने नोट किया कि लाइट कर्व्स का शुरुआती एनालिसिस एक अनइवन सरफेस और शायद वेरिएबल ओरिएंटेशन की ओर इशारा करता है, लेकिन उन्होंने आगे कोई स्पेक्युलेट करने से इनकार कर दिया। फिर भी विजिटर शब्द का चुनाव इतना डिलिब्रेट था कि इसने लिंग्विस्ट्स और जर्नलिस्ट्स सबका ध्यान खींचा। दोनों डिस्क्लोजर्स की तुलना करने पर ओवरलैप और डाइवर्जेंस दोनों दिखते हैं। नासा की रिपोर्ट ने फिजिकल डायनामिक्स, पूंछ की कॉम्पोजिशन, रेडिएशन प्रेशर और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन पर जोर दिया, जबकि चीन का फोकस इमेजरी और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज पर था। दोनों को मिलाकर देखें तो वो एक ऐसे ऑब्जेक्ट की तस्वीर बनाते हैं जो किसी भी जानी मानी कैटेगरी में ठीक से फिट नहीं बैठता। नासा की पूंछ की अनोमली का मतलब है कि 3i एटलस ऐसे तरीकों से मूव कर रहा है जो आम ग्रेविटेशनल और थर्मल फोर्सेस से जुड़े नहीं हैं। चीन की इमेजिंग एक ऐसी स्ट्रक्चर दिखाती है जिसकी लाइट रिफ्लेक्शंस आर्टिफिशियल चिकनाहट या मेटालिक कॉम्पोजिशन का सिग्नल देती है। अकेले कोई भी डेटा सेट कुछ भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी साबित नहीं करता, लेकिन अनयूजुअल बिहेवियर पर उनका एक मत ग्लोबल रिसर्च कम्युनिटी की दिलचस्पी को और तेज कर दिया है। इसकी अहमियत को समझने के लिए ये याद करना जरूरी है कि 3i एटलस क्या है, या यूं कहें कि हम इसके बारे में कितना कम जानते हैं। 2024 की शुरुआत में डिटेक्ट हुआ ये ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम से गुजरने वाला तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट बना। 2017 में 1i ओमुआमुआ और 2019 में 2i बोरिसोव के बाद। अपने पहले वालों की तरह 3i एटलस ने भी सोलर सिस्टम में एक हाइपरबोलिक ट्रेजेक्ट्री पर एंटर किया, जिसका मतलब है कि ये सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से नहीं बंधा है और आखिरकार यहाँ से चला जाएगा। शुरुआती मॉडल्स ने एक बहुत लंबे ऑर्बिट का सुझाव दिया जो कापी हांग्यास तारामंडल की दिशा से अंदर की ओर आता, फिर मार्स के ऑर्बिटल पाथ के पास से मुड़ता और वापस गहरे स्पेस में चला जाता। शुरुआती ऑब्जर्वेशंस ने इसे एक हल्की पूंछ और वॉलेटाइल्स के स्पेक्ट्रल हिंट्स के आधार पर एक कॉमेट क्लासिफाई किया, लेकिन बाद के डेटा ने इस व्यू को कॉम्प्लिकेट कर दिया। इसकी ब्राइटनेस में बदलाव की रेट उम्मीद के मुताबिक आउटगैसिंग से मेल नहीं खाती थी और इसकी वेलोसिटी प्रोफाइल में ग्रेविटेशनल प्रेडिक्शन से छोटे लेकिन परसिस्टेंट डिविएशंस थे। 2024 के मध्य तक ज्यादातर ऑब्जर्वेटरीज ने इन इरेगुलरिटीज को कंफर्म करने के लिए पर्याप्त डेटा लॉग कर लिया था। फिर भी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी के बावजूद नासा और चीन ने महीनों तक इमेजरी रोके रखी, कैलिब्रेशन और वेरिफिकेशन की जरूरत का हवाला देते हुए। इसलिए नवंबर में अचानक हुआ ये डबल रिलीज कोऑर्डिनेटेड या कम से कम रिएक्टिव लगा। एक इंटरप्रिटेशन ये है कि नासा ने अनोमली की पुष्टि करने पर चीन को अपनी फाइंडिंग्स पब्लिश करने के लिए मजबूर कर दिया ताकि उन पर कुछ छिपाने का आरोप न लगे। दूसरा ये है कि दोनों एजेंसीज आजाद तौर पर एक जैसे निष्कर्षों पर पहुंची और उन्होंने एक ही समय पर पब्लिक होने का फैसला किया। एक तीसरी ज्यादा स्पेक्युलेटिव थियरी ये है कि शायद दोनों ने ही कोई नई इंफॉर्मेशन डिटेक्ट की हो, शायद रेडार एकोज या स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट से, जिसने पब्लिक एक्नॉलेजमेंट को जरूरी बना दिया। वजह जो भी हो, ये सिंक्रोनाइजेशन चौंकाने वाला था। 3i एटलस को जो चीज खास तौर पर इंट्रीगिंग बनाती है वो है इसकी फिजिकल एनोमलीज। ऑब्जर्वेशंस बताते हैं कि इसकी पूंछ हमेशा सूर्य की दिशा में अलाइन नहीं होती, एक ऐसी विशेषता जो आम कॉमेट्स में कभी नहीं देखी गई है। इसके बजाय ऐसा लगता है कि ये समय समय पर अपना ओरिएंटेशन बदलती है, जैसे कि ये इंटरनल मैकेनिज्म्स या वेरिएबल रिफ्लेक्टिव सर्फेसेस पर रिस्पॉन्ड कर रही हो। न्यूक्लियस की ब्राइटनेस भी एक ऐसी पीरियोडिसिटी के साथ फ्लक्चुएट करती है जो सिर्फ रोटेशन से मेल नहीं खाती है। इसके अलावा कई ऑब्जर्वेटरीज से मिले कॉम्पोजिशनल डेटा एक स्पेक्ट्रल स्लोप दिखाते हैं जो मेटल रिच मटेरियल का संकेत देते हैं, जिसमें बर्फीले पिंडों में आमतौर पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिक सिग्नेचर्स नहीं हैं। ये अनोमली 7 साल पहले ओमुआमुआ के लेकर हुई बहसों की याद दिलाती है। उस ऑब्जेक्ट ने भी बिना आउटगैसिंग के किसी भी साफ सिग्नल के नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिखाया था। उसका शेप लंबा और शायद फ्लैट था, जो उसे एक लाइट सेल जैसा बनाता है जिसे सूरज की रोशनी धीरे से धकेल रही थी। उस समय ज्यादातर एस्ट्रोनॉमर्स ने नेचुरल एक्सप्लेनेशंस का समर्थन किया था, जैसे कि नाइट्रोजन का आइस का एक फ्रैगमेंट या एक हाइड्रोजन आइसबर्ग, लेकिन उन मॉडल्स में से कोई भी सारे डेटा पर पूरी तरह से फिट नहीं बैठता था।
लोब ने तर्क दिया था कि सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन यानी कि एक पतला नॉन आउटगैसिंग लाइट रिफ्लेक्टिव स्ट्रक्चर को सिर्फ इसलिए खारिज नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ये हमारी उम्मीदों को चैलेंज करता है। 3i एटलस भी उसी पैटर्न पर चलता दिख रहा है, लेकिन इस बार हमारे पास बेहतर इंस्ट्रूमेंटेशन और ज्यादा डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस है। ओमुआमुआ के उलट, जो तब हमसे दूर जा रहा था जब तक टेलीस्कोप्स उसकी ओर मुड़ी थी, 3i एटलस मार्स के इतने करीब से गुजरा कि उसकी डायरेक्ट इमेजिंग ली जा सकी। नासा के अनोमली डेटा और चीन की ऑप्टिकल इमेजिंग से साइंटिस्ट्स को एक साफ, हालांकि अभी भी अधूरी तस्वीर मिलती है। अगर ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज वाकई मेटालिक है और उसका एक्सेलरेशन मास लॉस से आजाद है, तो ये इंटरस्टेलर फिनोमेना की एक पूरी तरह से नई कैटेगरी या एक आर्टिफैक्ट हो सकता है। यही पॉसिबिलिटी पब्लिक इंटरेस्ट और इंस्टीट्यूशनल कॉशन दोनों को हवा दे रही है। ये आइडिया कि 3i एटलस आर्टिफिशियल हो सकता है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन ये एविडेंस से ही नेचुरल तरीके से पैदा होता है। एक पतला नॉन आउटगैसिंग लाइट रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट जो सूरज की रोशनी में हल्का सा एक्सेलरेट हो रहा हो, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक सोलर सेल करता है, जो ह्यूमन इंजीनियरिंग में एक एस्टैब्लिश्ड कॉन्सेप्ट है। अगर किसी दूसरी सिविलाइजेशन ने लाखों साल पहले ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की होती, तो उसके फ्रैगमेंट्स या प्रोब्स इंटरस्टेलर स्पेस में भटक सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक दिन हमारी अपनी मिशंस का डेब्री भटकेगा। लोब का थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऐसे आर्टिफैक्ट्स को टेक्नोलॉजिकल रेलिक्स मानता है, ना कि एक्टिव स्पेसक्राफ्ट, बल्कि बीते टाइम की एक्सप्लोरेशन के बचे हुए हिस्से। फिर भी स्केप्टिसिज्म मजबूत बना हुआ है। कई एस्ट्रोनॉमर्स मौजूदा डेटा की लिमिट्स पर जोर देते हैं। इर्रेगुलर ब्राइटनेस सतह की टेक्सचर या रोटेशनल वॉबल से आ सकती है। पूंछ की अनोमली माइक्रो इम्पैक्ट्स या मैग्नेटिक इंटरैक्शंस का नतीजा हो सकती है, जिन्हें अभी तक मॉडल नहीं किया गया है। हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोपी या क्लोज रेंज इमेजरी के बिना पक्के कंक्लूजन्स निकालना इम्पॉसिबल है। नासा और चीन दोनों ने इन अनसर्टेनिटीज को स्वीकार किया है, ये नोट करते हुए कि 3i एटलस अब ऑप्टिमल ऑब्जर्वेशन रेंज से बाहर जा रहा है, क्योंकि ये वापस इंटरस्टेलर स्पेस की ओर बढ़ रहा है। इन डेवलपमेंट्स पर इंटरनेशनल रिस्पांस मिला जुला रहा है। कुछ साइंटिस्ट्स ऑप्टिकल और स्पेक्ट्रोग्राफिक डेटा सेट्स को जोड़ने के लिए एजेंसीज के बीच ओपन डेटा शेयरिंग की मांग कर रहे हैं। दूसरे कॉशन बरतने का आग्रह करते हैं, चेतावनी देते हैं कि वक्त से पहले की स्पेक्यूलेशन क्रेडिबिलिटी को कमजोर कर सकती है। बहरहाल पब्लिक इंटरेस्ट बढ़ गया है। चीन की रिलीज में इस्तेमाल किया गया विजिटर टर्म डिस्कशन का एक फोकल पॉइंट बन गया है, जिसे कुछ लोग जिज्ञासा की कल्चरल एक्सप्रेशन के रूप में देख रहे हैं और कुछ इसे एक इंटेंशनल सिग्नल मान रहे हैं कि चाइनीज रिसर्चर्स 3i एटलस को नेचुरल सेलेस्टियल बॉडीज से अलग कुछ मानते हैं। नासा पर भी प्रेशर बढ़ा है। साइंस आउटलेट्स और मेजर मीडिया की रिपोर्ट्स ने एजेंसी से 3i एटलस से जुड़े सभी इमेजिंग डेटा रिलीज करने की बढ़ती मांगों को नोट किया है, जिसमें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली गई पॉसिबल कैप्चर्स भी शामिल हैं। नासा ने कहा है कि इमेज प्रोसेसिंग और वैलिडेशन जारी है, लेकिन क्रिटिक्स का तर्क है कि डेटा को रोके रखना सिर्फ स्पेक्यूलेशन को हवा दे रहा है। इसके जवाब में कई इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेटरीज ने अपने खुद के लाइट कर्व एनालिसिस पब्लिश करने शुरू कर दिए हैं, जिनमें से ज्यादातर इस बात की पुष्टि करते हैं कि ऑब्जेक्ट का बिहेवियर अनयूजुअल बना हुआ है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट सोलर सिस्टम के अंदरूनी हिस्से से दूर जा रहा है, आगे के ऑब्जर्वेशन के मौके तेजी से कम हो रहे हैं। एस्ट्रोनॉमर्स का एस्टिमेट है कि 2026 की शुरुआत तक ये मीनिंगफुल ऑप्टिकल स्टडी के लिए बहुत दूर हो जाएगा। इसने हर नए डेटा रिलीज को अर्जेंट बना दिया है और शायद यही अनाउंसमेंट्स की अचानक टाइमिंग का कारण भी हो। नासा और चीन दोनों समझते हैं कि 3i एटलस जो भी हो, उसका सीधे स्टडी करने का मौका फ्लीटिंग है। एक बार जब ये सोलर सिस्टम छोड़ देगा, तो हो सकता है कि ह्यूमैनिटी दशकों तक इस टाइप का कोई दूसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट ना दिख पाए। बहस अब इंटरप्रिटेशन पर केंद्रित है। अगर 3i एटलस नेचुरल है, तब भी ये इंटरस्टेलर डेब्री की एक ऐसी कैटेगरी को दिखाता है जो पहले रिकॉर्ड की गई किसी भी चीज से अलग है। शायद किसी दूसरे प्लैनेटरी सिस्टम में हुई टक्कर का एक फ्रैगमेंट, या किसी मरते हुए तारे के पास एक्सट्रीम फोर्सेस द्वारा शेप दिए गए एक पिंड का अवशेष। अगर ये आर्टिफिशियल है, तो ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी का पहला ठोस एविडेंस होगा, भले ही ये सिर्फ एक डेरिलिक्ट रेलिक के रूप में हो। इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच इंटरमीडिएट पॉसिबिलिटीज की एक रेंज है। अज्ञात फिजिकल प्रोसेसेस द्वारा शेप दिया गया एक नेचुरल पतला पिंड, धूल और मैग्नेटिक फील्ड्स का एक कॉम्बिनेशन जो एक सेमी रिजिड स्ट्रक्चर बनाता है, या एक कॉमेटरी फ्रैगमेंट जिसका आउटगैसिंग इंटरस्टेलर कॉम्पोजिशन के तहत अलग तरह से बिहेव करता है। जो बात साफ है वो ये है कि 3i एटलस ने हमारे उन मॉडल्स को चैलेंज किया है कि इंटरस्टेलर मटेरियल सोलर सिस्टम से गुजरते समय कैसा बिहेव करता है। नासा का अनोमली डेटा और चीन की इमेजरी
दोनों ये सिग्नल देते हैं कि कॉमेटरी फिजिक्स की हमारी मौजूदा समझ इनकम्प्लीट हो सकती है। क्या ये गैप नए नेचुरल फिनोमेना की ओर इशारा करता है या इंजीनियरिंग की एविडेंस की? ये वो सवाल है जिस पर साइंटिस्ट्स सालों तक डिबेट करेंगे। हो सकता है कि बड़ी स्टोरी कंपटीशन के बारे में ना हो बल्कि कन्वर्जेंस के बारे में हो। पहली बार कई मेजर स्पेस एजेंसीज ने पब्लिकली ऐसे डेटा को स्वीकार किया है जिसे वे आसानी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए जो इंक्वायरी को डिफ्लेक्ट करने के बजाय इनवाइट करती है। पास्ट में ऐसी एनोमलीज को चुपचाप आर्काइव्ड किया जा सकता था। आज ग्लोबल कम्युनिकेशन और पब्लिक एंगेजमेंट के युग में साइलेंस अब कोई ऑप्शन नहीं है। दुनिया ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद करती है और नासा और चीन दोनों कम से कम पार्शियल डिस्क्लोजर करने को तैयार दिखते हैं, भले ही वो अपने कंक्लूजन्स को लेकर हेजिंग कर रहे हों। जैसे जैसे 3i एटलस मार्स से करे अंधेरे में फीका पड़ रहा है, ये जवाबों से ज्यादा सवाल छोड़ जा रहा है। महीनों की खामोशी के बाद दोनों एजेंसीज ने एक दूसरे के एक दिन के भीतर इंफॉर्मेशन रिलीज करने का फैसला किया। क्यों? किस चीज ने, अगर किसी ने, उस चेंज को प्रेरित किया? और विजिटर शब्द का चीन का चुनाव ऑब्जेक्ट की नेचर के बारे में, उसके साइंटिस्ट की इंटरप्रिटेशन के बारे में क्या बताता है? ये सवाल ऑब्जेक्ट के हमारी टेलीस्कोप से ओझल हो जाने के बाद भी लंबे समय तक डिस्कशन को हवा देते रहेंगे। अगर हिस्ट्री को देखें तो पक्के जवाब शायद अगले इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट से ही मिलेंगे जो हमारे सिस्टम में एंटर करेगा। जब ऐसा होगा तब ह्यूमैनिटी बेहतर तरीके से तैयार होगी, इंप्रूव इंस्ट्रूमेंट्स, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन और शायद उन पॉसिबिलिटीज का सामना करने की ज्यादा इच्छा जो कभी स्पेक्युलेटिव लगती थी। चाहे 3i एटलस एंशिएंट डेब्री का एक फ्रैगमेंट निकले या इंटेलिजेंट डिजाइन का एक रेलिक, इसके ब्रीफ से गुजरने ने पहले ही उन सीमाओं का विस्तार कर दिया है जिन पर साइंटिस्ट्स विचार करने को तैयार हैं। फिलहाल बस इतना ही पक्का है कि दूसरे तारे से आया एक ऑब्जेक्ट हमारे रास्ते से गुजरा। उसने ऐसे तरीकों से बिहेव किया जिन्हें हम पूरी तरह से नहीं समझते और दुनिया की लीडिंग स्पेस एजेंसीज को एक साथ अपनी खामोशी तोड़ने पर मजबूर कर दिया। 3i एटलस का मिस्ट्री बना हुआ है जिसे वो अपने साथ उसी शून्य में वापस ले जा रहा है जहां से वो आया था, एक याद दिलाते हुए कि प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट्स और कांस्टेंट सर्वेलेंस के इस युग में भी दुनिया अब भी हमें सरप्राइज कर सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा।